तो चलिए आज मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के किरदारों की जो पावर है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। कौन कितना पावरफुल है, कौन कहाँ स्टैंड करता है। हाँ बिल्कुल, ये एक मज़ेदार टॉपिक है। हमने जो देखा है मतलब फिल्मों और सीरीज में, उसके बेसिस पर हमने किरदारों को कुछ टियर्स में बांटा है, एस से लेके डी तक। एस से डी तक, ओके। तो एस मतलब सबसे ऊपर वाले। हाँ, एस टियर मतलब समझिए वो किरदार जो लगभग यूनिवर्सल लेवल की, कॉस्मिक लेवल की पावर रखते हैं। और फिर नीचे आते आते डी टियर तक, जहाँ वो है जो है तो इंसान पर अपनी स्किल्स और क्षमताओं में पीक पर है। ठीक है, ये रैंकिंग एक अच्छा फ्रेमवर्क देंगी समझने के लिए कि कौन क्यों पावरफुल है और शायद उनकी कमजोरियां क्या हैं। बिल्कुल, उनकी ताकत, उनकी लिमिटेशंस और वो एक दूसरे के सामने कैसे टिकते हैं, ये सब समझने में मदद मिलेगी। बढ़िया, तो फिर शुरू करते हैं सबसे ऊंचे पायदान से, एस टियर। इसमें कौन कौन आता है? मेरे ख्याल से सबसे पहला नाम तो वांडा का ही होगा, स्कारलेट विच। हाँ बिल्कुल, वांडा मैक्सिमॉफ मतलब स्कारलेट विच, वो डेफिनेटली एस टियर में है। उनकी केओस मैजिक वो वास्तविकता को ही अपने हिसाब से बदल सकती हैं। हमने देखा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में क्या किया उन्होंने, इल्यूमिनाटी को तो मतलब मिनटों में खत्म कर दिया वहां। एग्जैक्टली, वो उनकी पावर का पीक था शायद। लेकिन उनकी पावर के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम भी जुड़ी है, उनकी इमोशनल अस्थिरता। वो केओस मैजिक का नेचर ही ऐसा है, थोड़ा अनकंट्रोलेबल। हाँ, वो पावर जितनी बड़ी उतनी खतरनाक भी हो सकती है, खुद उनके लिए भी। अच्छा, और कौन है एसटीआर में? थॉर। थॉर, हाँ, अपनी फुल पोटेंशियल पे स्टॉर्म ब्रेकर के साथ वो बिजली के देवता हैं। वो न्यूट्रॉन स्टार की गर्मी झेल गए थे। सही कहा, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल एंड्योरेंस था। स्टॉर्म ब्रेकर उन्हें लगभग अनबीटेबल बना देता है। हाँ, लेकिन थॉर के साथ कभी कभी थोड़ी लापरवाही या ओवर कॉन्फिडेंस वाला एंगल आ जाता है, पर पावर के मामले में बिल्कुल एस टियर कंटेंडर है। और इसी लिस्ट में थैनोस का नाम भी आएगा, लेकिन इन्फिनिटी गॉन्टलेट के साथ ही, है ना? बिल्कुल सही, 6 के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ थैनोस शायद सबसे पावरफुल था उस वक्त। वो रियलिटी, टाइम, स्पेस सब कंट्रोल कर सकता था। लेकिन बिना गॉन्टलेट के क्या तब भी वो एस टियर में रहता? देखिए, बिना स्टोन्स के भी वो बहुत ताकतवर है, एक जबरदस्त योद्धा है, बहुत इंटेलिजेंट है। लेकिन एस टियर की जो परिभाषा हमने रखी है, मतलब कॉस्मिक लेवल की पावर, उसमें शायद वो फिट नहीं बैठता बिना गॉन्टलेट के, शायद ए टियर के टॉप पर। अच्छा, और डॉक्टर स्ट्रेंज, वो भी तो एस टियर में माने जाते हैं कई बार। हाँ, डॉक्टर स्ट्रेंज भी इसी लीग में है। देखिए, उनकी पावर फिजिकल नहीं है थॉर की तरह, पर वो मैजिक के मास्टर हैं। मल्टीवर्स का ज्ञान है, टाइम स्टोन को जैसे उन्होंने यूज किया। हाँ, वो कमाल था। लेकिन उनका शरीर तो नश्वर है और वो कुछ नियमों से, कायदों से बंधे हुए लगते हैं। क्या ये उनकी लिमिटेशन नहीं? बिल्कुल है, ये एक इंटरेस्टिंग डिबेट है। स्ट्रेंज की ताकत उनकी नॉलेज, स्ट्रैटेजी और मैजिक में है। फिजिकल वल्नरेबिलिटी है, पर उनका दिमाग और तैयारी उन्हें बहुत खतरनाक बनाती है। वो अलग अलग तरह के थ्रेट्स से डील कर सकते हैं। और सुनने में आता है सेंट्री जैसा कोई किरदार आ सकता है फ्यूचर में, वो भी एस टियर पोटेंशियल रखता है। हाँ, सेंट्री की बातें होती हैं, मतलब लाखों सूरज जितनी ताकत, लाइट पर कंट्रोल, लेकिन उसके साथ द वॉइड वाली प्रॉब्लम, मतलब एक डार्क साइड, मेंटल इंस्टेबिलिटी, वो भी एक एस टियर लेवल का कॉम्प्लेक्स किरदार हो सकता है। बाप रे, एस टियर तो सच में मतलब गॉड लेवल पावर्स वाला जोन है। अच्छा, अब थोड़ा नीचे आते हैं ए टियर पे। यहाँ कौन लोग हैं? ये भी बहुत पावरफुल होंगे। हाँ, ए टियर भी मतलब एक्सट्रीमली पावरफुल। इसमें सबसे पहले तो कैप्टन मार्वल आती हैं। एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी ब्लास्ट, सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड, फ्लाइट, वो अकेले पूरी फ्लीट रोक सकती हैं। हाँ, उनका पावर लेवल तो बहुत हाई है, लेकिन क्या उनकी कोई कमजोरी है? ऐसा कहा जाता है कि शायद मैजिक या रियलिटी वॉर्पिंग जैसी चीजों के सामने वो थोड़ी वल्नरेबल हो सकती हैं, पर फिजिकल या एनर्जी बेस्ड मुकाबलों में वो टॉप पर हैं। ओके, और इटर्नल्स, वो सब मिलकर? हाँ, इटर्नल्स एक टीम के तौर पर ए टियर में आ सकते हैं। उनकी पावर्स बहुत विविध हैं। कोई मैटर बदल सकता है, कोई माइंड कंट्रोल, कोई एनर्जी ब्लास्ट, कोई सुपर स्पीड। हाँ, सेलेस्टियल्स ने बनाया था उन्हें। बिल्कुल, अकेले शायद वो उतने पावरफुल ना लगे, पर जब वो यूनाइट होते हैं, सिनर्जी में काम करते हैं, तो उनकी कलेक्टिव पावर ए टियर लेवल की है। ठीक है, तो एस और ए टियर काफी हाई लेवल हो गए। अब आते हैं बी टियर पर। यहाँ शायद वो किरदार आते हैं जहां ताकत के साथ साथ दिमाग और स्ट्रैटेजी का रोल ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। बी टियर में सुपर पावर्ड, लेकिन साथ में टैक्टिकल या स्ट्रेटेजिक कैरेक्टर्स ज्यादा हैं। हल्क इसका क्लासिक एग्जाम्पल है। हाँ, हल्का तो सिंपल है, जितना गुस्सा उतनी ताकत। हाँ, लेकिन हमने एंड गेम में स्मार्ट हल्क देखा। वो शायद ओरिजिनल सैवेज हल्क जितना डिस्ट्रक्टिव नहीं था।
और हल्क हमेशा से मैजिक के सामने थोड़ा क्या कहते हैं बेबस सा रहा है। ये बात तो है। अच्छा, और लोकी? वो तो अब मल्टीवर्सल लेवल पर पहुंच गया। लोकी, हाँ, गॉड ऑफ मिसचीफ। उसकी ताकत धोखे में, इल्यूजन में और अब तो टाइमलाइन संभालने में है। फिजिकली शायद वो उतना स्ट्रांग ना हो, पर उसका दिमाग और मैजिक उसे बी टियर का एक बहुत खतरनाक प्लेयर बनाते हैं। सही। और आयरन मैन, टोनी स्टार्क? आयरन मैन, उसकी असली सुपर पावर तो उसका दिमाग था। वो लगातार अपने सूट को अपग्रेड करता रहा। नैनोटेक सूट में तो उसने थैनोस को भी टक्कर दी थी। हाँ, वो सीन तो जबरदस्त था। बिल्कुल। सूट के बिना वो एक आम इंसान है, पर अपने आर्मर के साथ, अपनी टेक्नोलॉजी के साथ वो बी टियर का एक मजबूत दावेदार है। और किंग t'Challa, ब्लैक पैंथर? हाँ, ब्लैक पैंथर भी बी टियर में। वाइब्रेनियम सूट, वकांडा की एडवांस टेक्नोलॉजी और खुद t'Challa एक बेहतरीन योद्धा और स्ट्रैटेजिस्ट थे। उनकी ताकत सूट और टेक्नोलॉजी पर बेस्ड थी, पर वो बहुत केपेबल थे। ठीक है, अब सी ट्रेड की तरफ चलते हैं। यहाँ कौन आते हैं? एडवांस्ड ह्यूमंस या टेक बेस्ड? हाँ, सी टियर में वो हैं जो सुपर पावर्ड हैं, पर शायद टॉप टियर्स जितने नहीं, या फिर जिनकी पावर बहुत स्पेसिफिक है, जैसे स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन? अच्छा। हाँ, उसमें स्पाइडर सेंस है, जबरदस्त एजिलिटी है, सुपर स्ट्रेंथ भी है, पोटेंशियल बहुत है, पर अभी थोड़ा यंग है, एक्सपीरियंस कम है और कभी-कभी इमोशनल फैसले ले लेता है। हाँ, वो सीख रहा है अभी। उसका पोटेंशियल शायद बी या ए तक का भी हो सकता है आगे जाकर। और एंटमैन, स्कॉट लैंग? एंटमैन, उसकी पावर यूनिक है, साइज बदलना, क्वांटम रेल्म एक्सेस। वो सीधे फाइट में शायद उतना इफेक्टिव ना हो, पर स्ट्रेटेजिकली वो गेम चेंजर है। हाँ, एंड गेम में टाइम ट्रैवल का आइडिया उसी का था। बिल्कुल। उसकी पावर्स बहुत अंडररेटेड हैं कई बार, और इसी टियर में मून नाइट को भी रख सकते हैं। खॉन्शू से मिली पावर, रात में ज्यादा ताकतवर। लेकिन वो मेंटल इंस्टेबिलिटी वाला एंगल। हाँ, वो उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। मल्टीपल पर्सनालिटीज, खॉन्शू का असर, ये सब मिलकर उसे सी टियर का एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाते हैं। ओके, और अब आखिरी डी टियर। यहाँ कौन है? जिनके पास सुपर पावर नहीं है। हाँ। डी टियर मतलब पीक ह्यूमन। वो लोग जिनके पास कोई सुपर पावर नहीं है, लेकिन अपनी स्किल्स, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस और विल पावर में वो बेस्ट है। कैप्टन अमेरिका इसका परफेक्ट सिंबल है। स्टीव रॉजर्स, सुपर सोल्जर सीरम ने उन्हें पीक ह्यूमन कंडीशन दी, लीडरशिप कमाल की थी, और वो शील्ड। और वो म्योलनियर उठाने लायक थे। ये दिखाता है कि ताकत सिर्फ फिजिकल पावर नहीं होती, कैरेक्टर भी होता है। हाँ, आखिर में वो है नश्वर, पर उनकी लेगेसी बहुत बड़ी है। बिल्कुल। और इसी टियर में नताशा रोमनॉफ, ब्लैक विडो। हाँ, ब्लैक विडो, बेहतरीन स्पाई, मास्टर असैसिन, कमाल की फाइटर। बिना किसी सुपर पावर के वो अवेंजर्स की कोर मेंबर थी। और क्लिंट बार्टन, हॉकाई, दुनिया का बेस्ट आर्चर। उसकी आंखें, उसकी स्ट्रेटेजिक सोच, वो भी एक साधारण इंसान होते हुए अवेंजर्स लेवल के खतरों से लड़ा। ये दोनों दिखाते हैं कि एक टीम में हर तरह की स्किल जरूरी है। तो मतलब ये रैंकिंग्स देखने पर समझ आता है कि एमसीयू में पावर का स्पेक्ट्रम कितना वाइड है, रियलिटी बदलने वालों से लेकर एकदम स्किल्ड ह्यूमंस तक। बिल्कुल, और हर किरदार की अपनी एक जगह है, अपनी खासियत है, अपनी लिमिटेशंस है। ये कोई सीधी लाइन नहीं है कि कौन किसको हरा देगा, बल्कि ये कॉम्प्लेक्स वेब है। सही कहा। ये रैंकिंग्स बस एक तरीका है इन किरदारों को और उनकी डायनामिक्स को समझने का, कहानियों को देखने का एक नजरिया देती हैं। हाँ, और ये स्टैटिक भी नहीं है, फ्यूचर में चीजें बदल सकती हैं। यही तो सोचने वाली बात है कि आगे क्या होगा। क्या कोई नई फिल्म या सीरीज इन रैंकिंग्स को हिलाकर रख देगी? कौन सा नया किरदार आएगा जो शायद सीधा एस टियर में एंट्री ले, या मौजूदा किरदारों की पावर लेवल में कुछ बदलाव आएगा, जैसे वांडा या लोकी का पावर इवोल्यूशन हमने देखा है। बिल्कुल, ये सोचना ही अपने आप में काफी रोमांचक है कि एमसीयू का पावर गेम आगे कैसे शेप लेता है।